नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के ही प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर, जो दिसंबर 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे। तो इस श्रृंखला में हम लोग क्या करेंगे, हर इकाई से जो प्रश्न पूछे गए थे किसी विषय विशेष में लेकर, उनको लेकर हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुसंधान के प्रश्नों को लेकर, कि अनुसंधान से दिसंबर 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको लेकर। जब हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो मैंने हमेशा एक बात कही है आपसे, कक्षा में भी मैं यही कहता हूं कि आपको ध्यान किस बात पर देना है, ध्यान इस बात पर देना है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि अभी मैंने जब अनुसंधान के बारे में हम पढ़ रहे थे कक्षा में, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अभी आप देखेंगे आपसे प्रश्न एकदम अप्लाइड रिसर्च के पूछे जा रहे हैं। मतलब जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं, जो सैद्धांतिक ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, उसको आप व्यावहारिक जीवन में अपने अप्लाई करके देख सकते हैं या नहीं, या सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग आप कर सकते हैं या नहीं, आपके विचार उतने विकसित हुए हैं या नहीं, परीक्षक यही देखना चाहता है। बात समझ आ रही है? तो इन प्रश्नों में भी हम यही जो प्रश्नों की प्रकृति है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, ये बड़ा इस बार समस्या विद्यार्थियों के सामने आई इस प्रश्न को लेकर। अभी तक ऐसा हम ये कहें कि जब डाटा विश्लेषण की बात आती है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, जब हम रिसर्च के अनुसंधान के शोध के सोपान को लेकर पढ़ते हैं, तो उसमें एक डाटा विश्लेषण वाली बात हम कर रहे होते हैं। तो अब तक हम न्यूमेरिकल को लेकर नहीं बात करते थे, मतलब कक्षा में ये बात हम नहीं करते कि भाई न्यूमेरिकल, क्योंकि सामान्यतः प्रश्न नहीं ही पूछा जाता है, और यदि आप इस परीक्षा की प्रकृति को देखें तो पूछा भी नहीं जाना चाहिए। बात समझ आई? लेकिन इस बार ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन प्रश्न बेहद सरल था। यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो ये प्रश्न आसानी से हल हो सकता था। कई विद्यार्थियों ने इसको हल किया भी है, जिनको थोड़ा सा, जिन्होंने गणित लगा लिया, थोड़ा सा सामान्य दिमाग जिसमें हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, जिसने लगा लिया उसका ये प्रश्न हल हो गया। बात समझ आई? पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग अलग प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3 और R4 की गणना करता है और उनके P मान क्रमशः 0.97, 0.95, 0.10 और 0.03 प्राप्त करता है। तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 5% स्तर पर सार्थक है? जब एक शोधार्थी, एक अनुसंधानकर्ता कोई सैंपल कलेक्ट करता है, ये हम अनुसंधान पढ़ते समय बात करते ही हैं कि प्रतिदर्श इकट्ठा करना है। अब प्रतिदर्श जब इकट्ठा करता है तो उसके भी कई सारे प्रकार हैं, कई सारे तरीके हैं, वो भी हम कक्षा में बात करते ही हैं। तो यहाँ जो ये प्रश्न है कि उन प्रतिदर्श में जो सहसंबंध गुणांक है R1, R2, R3 और R4 की गणना करता है, उनके उसने P मान क्रम से कितने कितने प्राप्त किए, इतने। अब आप एक चीज देखें कि ये और ये, मतलब ये प्रतिशत में है और वो प्रतिशत में नहीं है। बात समझ पाए? तो ये जो इसने P मान की बात की है, यदि हम इस P मान की बात करें तो ये P मान इस प्रायिकता का एक मापन है कि सहसंबंध गुणांक संयोगवश घटित हो सकता है। इसका मतलब हुआ, तो इसने कहा तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 5% स्तर पर सार्थक है। मतलब ये 5% स्तर पर सार्थक है का मतलब है कि 5% से कम तक रहेगा, अधिकतम 5% तक रहेगा। अब आप इसमें यदि थोड़ा सा गणित लगाएं, आप देखें हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया गया है कि R1 कितना है, 97, यही हमको दिया गया है। हमको R2 कितना दिया गया है, 0.95, R3 कितना दिया गया है हमें, 0.10 और R4 कितना दिया गया है हमें, 0.03। अब यदि इसको प्रतिशत में बदलना है, जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 100 से, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, इसमें 100 से गुणा आप करेंगे और इसमें भी आप 100 से गुणा करेंगे। जब हम 0.97 में 100 की गुना करेंगे तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 97। ये कितना आ जाएगा, 95। ये कितना आ जाएगा, 10%। अब आप देखिए 0.03, यदि इसमें आप 100 की गुना करेंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा, 3%।
3%। अब ये 5% स्तर पर सार्थक है, यानी कि 5% तक होगा, 5% से कम कम रहे। बात समझ पाए कि इतना रहे, अधिकतम कितना है, 5% स्तर पर सार्थक है। तो किसका मान ऐसा है जो आपके 5% से कम कम आ रहा है, R4 का। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, R4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, R4। ये प्रश्न आपका जब आप अनुसंधान के चरण पढ़ते हैं और उसमें जब डाटा विश्लेषण की बात आती है तो उसमें ही जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। सामान्यतः अब तक ये प्रश्न नहीं पूछा जाता था वहां से, लेकिन इस बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न हालांकि बहुत सरल था। अगला प्रश्न, वह अनुसंधान अभिकल्प जिसमें या तो अनुसंधानकर्ता को या प्रतिभागी को प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती है, वह क्या कहलाता है। अब रिसर्च डिजाइन को लेकर बात है, ये हमने बात की है अनुसंधान अभिकल्प को लेकर, जिसमें दो बिंदु हैं। एक तो अनुसंधानकर्ता, शोधार्थी जो अनुसंधान कर रहा है, जो शोध कार्य कर रहा है वो, और उसने जो शामिल प्रतिभागी किए हैं वो। तो इन दोनों को अब आपस में इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती, यानी कि गोपनीयता बनी रहती है। अब आप यदि विकल्प देखें तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी, हाफ ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, अनुदैर्य अध्ययन, या वो ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी भी दे सकता था। सामान्यतः ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी प्रयोग में नहीं लाई जाती है, सामान्यतः उसका प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः तो हाफ ब्लाइंड स्टडी का भी प्रयोग नहीं होता है। ये सिंगल और डबल ब्लाइंड स्टडी का प्रयोग कई बार चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाता है। जब आप इस प्रश्न को यदि सिंगल ब्लाइंड स्टडी को पढ़ने का प्रयास करेंगे क्या होता है, तो आपको जो उदाहरण मिलेंगे वो चिकित्सा के क्षेत्र के ही मिलेंगे, क्योंकि इसका अधिकांश प्रयोग जो होता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान किए जा रहे होते हैं उसमें होता है। बात समझ आई। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण पहली बात क्या हो जाती है कि ब्लाइंड स्टडी का अर्थ क्या होता है, हमें ब्लाइंड स्टडी के बारे में जान लेना है। ब्लाइंड स्टडी या अंध प्रयोग भी इसको कह देते हैं हिंदी में कई बार जब लिटरली ट्रांसलेट करते हैं तो। अब इसका उद्देश्य होता क्या है, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य ही क्या होता है, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य होता है कि उसमें गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। यानी इसका उद्देश्य होता है कि प्रतिभागी जो हैं उनको यह पता नहीं लगना चाहिए कि क्या प्रयोग हो रहा है, उसके उद्देश्य क्या है। प्रतिभागी यानी कि जैसे एक शोधार्थी क्या करता है, जब वो सैंपल कलेक्ट करता है, ये तो हमने अनुसंधान में पढ़ा है ना, कि वो लोगों को सैंपल में अपने शामिल करता है, लोगों को प्रतिभागी के रूप में शामिल करता है, पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल करता है। तो ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य यही होता है कि प्रतिभागियों को यह पता नहीं लगना चाहिए कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। बात समझ पाए, यही बात इसमें लिखी है कि प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती उसे। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। तो एक वाक्य ब्लाइंड स्टडी के बारे में लिख लीजिए कि इसका उद्देश्य, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों यह पता लगने से रोकना है, रोकना है कि प्रयोगकर्ता या शोधार्थी जो प्रयोग कर रहा है, प्रयोगकर्ता क्या चाहता है, क्या चाहता है। अर्थात इसमें क्या होता है, गोपनीयता बनी रहती है। बात यहां तक की समझ में आ गई। अब क्या है, जैसे आप देखें कि प्रतिभागी को प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है सिंगल ब्लाइंड स्टडी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी या एकल अंध प्रयोग। अब इसमें जो सिंगल ब्लाइंड स्टडी, हाफ ब्लाइंड स्टडी में तो आप समझ जाएंगे, जैसे मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाऊं। मान लीजिए कि एक समूह ये है, ये एक समूह है, इस समूह में कौन है, ये प्रतिभागी हैं, ये हैं प्रतिभागी, और ये क्या है, एक ही मतलब प्रतिभागियों के ही दो समूह बना रखे हैं आप ऐसे मान लीजिए। और दूसरी तरफ कौन है,
हम मान लेते हैं दूसरी तरफ जो है वो प्रयोग करता है। ये कौन है? ये प्रयोग करता है, प्रयोगकर्ता। एक और कौन होते हैं कि जो डाटा इकट्ठा होगा उस डाटा के विश्लेषक होते हैं। इस डाटा के विश्लेषक ये कौन हो गए? जो प्राप्त डाटा होगा उस डाटा के विश्लेषक हो गए, ये हो गए डाटा के विश्लेषक। बात समझ पाए? तो ये कौन है? ये प्रयोग करता है, जो प्रयोग कर रहे हैं। ये कौन है? जिनके ऊपर प्रयोग हो रहा है, जिनको प्रयोग में शामिल किया गया है प्रतिभागी के रूप में, ये पार्टिसिपेंट है। वो कौन हो गए? जो इस प्रयोग से डाटा प्राप्त होगा उस डाटा का विश्लेषण करने वाले लोग हो गए। तो पूरे इस कार्य को संचालित कौन कर रहे हैं? ये संचालित कर रहे हैं शोधार्थियों का समूह है। ये कौन हो गए? ये प्रतिभागियों का समूह है। अब आप समझिए, हाफ ब्लाइंड स्टडी, आधा। हाफ ब्लाइंड स्टडी में क्या होगा कि किसी समूह के, जैसे हमने यहां बात की कि प्रतिभागी हैं, तो इन प्रतिभागियों का ये समूह है। मान लीजिए इनको तो पता है प्रयोग किस बारे में है, प्रयोगकर्ता क्या चाहता है, इनको नहीं पता है। तो इसमें ये संभावनाएं होती हैं कि गोपनीयता भंग हो जाएगी, कि इस समूह के व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ले आएंगे और दूसरे समूह के व्यक्तियों को वो जानकारी हो जाएगी कि प्रयोगकर्ता क्यों प्रयोग कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो सामान्यतः हाफ ब्लाइंड स्टडी को भी इग्नोर किया जाता है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी का प्रयोग किया जाता है और डबल ब्लाइंड स्टडी का प्रयोग किया जाता है। अब पहले समझ लेते हैं कि सिंगल ब्लाइंड स्टडी का अर्थ क्या हुआ। तो हाफ ब्लाइंड स्टडी तो समझ में आ गया, ब्लाइंड स्टडी का अर्थ समझ में आ गया। इसका उद्देश्य होता है कि गोपनीयता बनाए रखनी है, गोपनीयता होनी चाहिए। जो प्रयोग करता है वो क्या चाहता है, इसका प्रयोग, इसका पता जो है वो प्रतिभागियों को नहीं लगना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी कोविड की हम उदाहरण ले लेते हैं, कोविड का उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी फ्लू के टीके का, वैक्सीन का उदाहरण आप ले लीजिए। कोविड वाला उदाहरण यदि हम लेते हैं तो जिसको वैक्सीन लगी है, ये मान लीजिए कि वैक्सीन लगाई जानी है, एक प्रतिभागियों का समूह शामिल किया गया। उस एक जो ये संख्या है इसको दो भागों में बांट लिया गया। एक को क्या किया गया? असली वैक्सीन लगाई गई है और दूसरे को क्या किया गया? नकली वैक्सीन लगाई गई है, नकली वैक्सीन लगाई गई है। सिंगल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है कि इनको ये जानकारी नहीं होगी कि किसको, कौन से, ये जो शामिल प्रतिभागी हैं इनमें से किसको असली वैक्सीन लगाई जा रही है, किसको नकली वैक्सीन लगाई जा रही है। और नकली वैक्सीन भी ऐसी होगी जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा हम उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं। अब क्या होगा? इनको पता नहीं है, तो एक पक्ष को पता नहीं है, प्रतिभागियों को इसकी जानकारी है ही नहीं। प्रयोगकर्ता जानता है, जो डाटा विश्लेषक हैं उनको भी पता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होंगे, इसका उद्देश्य क्या है, ये जानते हैं। इनको ये जानकारी है नहीं। बात समझ पाए? अब ये इसलिए आवश्यक हो जाता है, मान लीजिए इनको ये पता चल जाए कि भाई एक ग्रुप को नकली वैक्सीन लगेगी और एक ग्रुप को असली वैक्सीन लगेगी। अब जिसको नकली वैक्सीन लग रही है, यदि उसको पता चल गया तो उसके व्यवहार में वो चीज देखने को मिलेगी। वो बार बार अपने हाथ धोता रहेगा, वो मास्क लगाता रहेगा और वैक्सीन के प्रति उसके मन में संदेह रहेगा। तो ये संदेह जाहिर कैसे हो जाएगा, कैसे दिखाई दे जाएगा? क्योंकि वो मास्क लगा रहा है समूह में और बार बार हाथ धो रहा है, दूसरे व्यक्तियों से 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि बाकियों को भी पता चल जाएगा, तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। जबकि इस प्रयोग का उद्देश्य क्या था? इस प्रयोग का उद्देश्य यही था कि इनको पता नहीं चलना चाहिए, और जब इनको पता नहीं चलेगा तो इनके व्यवहार कैसे होंगे, वो व्यवहार देखने हैं। बात समझ पाए? तो अब इससे क्या होगा कि इन लोगों को ये हो जाएगा कि वैक्सीन लग गई, अब हम कोविड से सुरक्षित हैं। लेकिन यदि ये बात पता चल गई कि एक ग्रुप को तो असली वैक्सीन लग रही है, एक ग्रुप को नकली वैक्सीन लग रही है, तो जो शोधार्थी, जो प्रयोगकर्ता प्रयोग करना चाहता है वो विफल हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी में क्या होगा कि जो प्रतिभागी होंगे उन प्रतिभागियों को यह जानकारी नहीं होगी। बात समझ में आ गई यहां तक की? अब यदि डबल ब्लाइंड स्टडी की बात कर ले, इसी में आप डबल ब्लाइंड स्टडी की बात कर लीजिए, तो डबल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है कि अब जो असाइनमेंट है, मान लीजिए यही प्रयोग है, इसी को हम लेते हैं, यही कोविड वाली वैक्सीन का उदाहरण हम लेते हैं।
अब इसमें क्या होगा, डबल ब्लाइंड में क्या होगा कि दो पक्षों को इसकी जानकारी नहीं होगी, यानी कि जो प्रयोग का संचालन करने वाले हैं उसको भी जानकारी नहीं है और जो उसमें प्रतिभागी हैं उसको भी जानकारी नहीं है। बात समझ आ गई यहां तक की? तो प्रयोग का संचालन करने वाले को भी जानकारी नहीं है, असाइनमेंट क्या है, किस बारे में ये शोध है, किस बारे में ये प्रयोग है, उसकी जानकारी इसे भी नहीं है और इसे भी नहीं है। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो ये दो ही प्रयोग में लाए जाते हैं, सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी। ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी का प्रयोग बहुत कम होता है, सामान्यतः नहीं होता है। उसमें क्या होगा, इनको भी नहीं पता होता है। उसमें असाइनमेंट के बारे में जो डाटा, बस ये डाटा कलेक्ट करेंगे, जो डाटा प्राप्त होगा उसका विश्लेषण करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है इनको भी नहीं पता होगा, प्रयोग का उद्देश्य क्या है इनको भी नहीं पता है और इनको तो पता ही नहीं है। तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी में इनको नहीं पता है, बाकी सबको पता है। डबल ब्लाइंड स्टडी में ना इनको पता है ना इनको पता है। ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी में किसी को इसकी जानकारी नहीं है। बात समझ में आ गई होगी यहां तक कि? अब इस प्रश्न को यदि आप एक बार देखें कि वह अनुसंधान अभिकल्प जिसमें या तो अनुसंधानकर्ता को या प्रतिभागी को प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं है, केवल एक पक्ष की बात है, केवल एक पक्ष की बात है कि किसी एक पक्ष को इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहां इसने आपसे पूछा है प्रतिभागी को जानकारी नहीं है। सामान्यतः ये प्रश्न यदि बनता है, आगे भी यदि आपको देखने को मिलता है, तो ये प्रश्न इसी प्रकार से ही बनेगा। प्रतिभागियों को लेकर ही प्रश्न पूछा जाता है। जब हम अनुसंधान वाली कक्षाएं करते हैं तब भी हम बार बार यही बात करते हैं कि प्रतिभागियों को प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, वरना इससे क्या होता है कि उनके व्यवहार बदल जाते हैं। आप अपना उदाहरण ले लीजिए। आप, ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ गलत बात बोलते हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष से आपका कोई वैचारिक मतभेद है, विचार नहीं मिलते, आप उसके बारे में कुछ बोलते हैं कि भाई वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है। जब वो सामने आ जाएगा तो हो सकता है आप उसके सामने वो बातें ना बोलें। हम, जैसे क्या होता है कि पहले किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर है या किसी भी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में है, कुछ हम बोल देते हैं किसी नेता को लेकर, अभिनेता को लेकर, लेकिन जैसे हमारे सामने कैमरा आ जाता है, माइक आ जाता है, तो हमारे विचार बदलते हैं, हम फिर वो नहीं बोलते जो हमने पहले बोला था। बात समझ आ रही है? तो अनुसंधानकर्ता को ये ध्यान में रखना होता है, ये बात तो हमने अनुसंधान वाली कक्षाओं में की ही है, कि प्रतिभागियों को अपने प्रयोग के बारे में सारी जानकारी नहीं होनी चाहिए, उनको उद्देश्य नहीं पता होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी। बात समझ में आई होगी यहां तक की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगल ब्लाइंड स्टडी। अच्छा, जो यहां एक अलग है अनुदैर्य अध्ययन, अनुदैर्य अध्ययन, वो यहाँ पे ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी भी आपको दे सकता था, लेकिन एक क्या दिया गया है? अनुदैर्य अध्ययन दिया गया है। अनुदैर्य अध्ययन का मतलब क्या होता है? जैसे ये लंबे समय तक चलने वाला अध्ययन होता है, लंबे समय तक चलने वाला शोध होता है। जैसे मान लीजिए जो उदाहरण हमने कक्षा में लिया था उसी को लेकर समझ लेते हैं। हमने कक्षा में जो उदाहरण लिया था कि जैसे बच्चों के विकास की स्थिति का अध्ययन करना हो तो क्या करते हैं? थोड़े थोड़े समयांतराल पर उनके विकास की स्थिति देखी जाती है कि उनका विकास किस गति से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो क्या होता है? वो अनुदैर्य अध्ययन ही तो होता है। बात समझ आ गई यहां तक की? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से अनुसंधानकर्ताओं ने कोई अध्ययन किया है तो आप उनके लेख के किस भाग को पढ़ेंगे? सार, प्रस्तावना, चर्चा या क्रियाविधि? ये तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से कोई शोधार्थी, कोई अनुसंधानकर्ता ने कोई शोध किया हो, कोई अध्ययन किया हो, तो आप लेख के किस भाग को पढ़ेंगे? ये तो आप, जब आप एक शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं तो इससे तो आप बहुत व्यवहारिक रूप में परिचित हो जाएंगे। या आप मान लीजिए हम कहें कि शोध गंगा पर या शोध गंगोत्री पर आप जाते हैं, किसी की सिनॉप्सिस पढ़ते हैं या थीसिस पढ़ते हैं, तो वो पूरा अनुसंधान कार्य किस बारे में है ये जानकारी आपको किससे मिल जाएगी? आप सहज ही कहेंगे कि उसकी प्रस्तावना पढ़कर हमें ये जानकारी हो जाएगी। आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, प्रस्तावना पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस बारे में है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न था, इसका सही जवाब क्या है? प्रस्तावना। बात समझ आई होगी यहां तक की? अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी अध्ययन के
प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है क्या कहलाती है। ये बात तो हमने हूबहू इसी प्रकार से कक्षा में भी की है कि जो स्वतंत्र चर है, हमने चरों के संदर्भ में स्वतंत्र चर की बात की थी, परतंत्र चर की बात की थी और हस्तक्षेप चर की भी बात की थी। ये हमने एक तो शिक्षण अभिवृत्ति की कक्षाओं में भी बात की है, अनुसंधान में भी इसको लेकर बात की है। अनुसंधान में कई बार आपके सामने आता है स्वतंत्र चर कि भाई जब एक शोधार्थी प्रयोग कर रहा है तो कौन कौन से स्वतंत्र चर हैं। स्वतंत्र चर का अर्थ हुआ कि जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। जैसे शिक्षण अभिव्यक्ति में हमने बात की कि कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों पर निर्भर नहीं है, विद्यार्थी शिक्षक पर निर्भर होते हैं। तो शिक्षक स्वतंत्र चर हो गया, विद्यार्थी क्या हो गए, परतंत्र चर हो गए, और बीच में जो पाठ्यक्रम आता है वो क्या हो गया, हस्तक्षेप चर हो गया। ये बात तो हमने शिक्षण अभिव्यक्ति में भी की है। अब इस प्रश्न को देखिए कि किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है क्या कहलाती है। भाई सीधी सी बात है कि जो प्रयोग करता है, जो प्रयोग कर रहा है, जो डाटा उसने इकट्ठा किया, उस डाटा का जैसे वो प्रयोग कर रहा है। हमने एक बात की थी कि यदि जो प्रयोग करता है वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो इसका प्रभाव उसके अनुसंधान पर दिखाई देता है, इसका प्रभाव उसके शोध कार्य पर दिखाई देता है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यदि स्वतंत्र चर का जो वास्तविक प्रभाव है वो स्पष्ट हो जाए तो क्या कहेंगे, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह। यदि प्रयोगकर्ता किसी बात को लेकर पहले से ही, कोई शोधार्थी किसी बिंदु को लेकर पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मान लीजिए कि कोई किसी क्षेत्र विशेष में हम ये कहें निर्जातीय अनुसंधान करता है। अब यदि एक शोधार्थी पहले से ही इस धारणा से ग्रस्त है कि इस क्षेत्र के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, यदि मान के चला जाए ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित है कोई शोधार्थी, तो इसका प्रभाव क्या होगा, वो जो डाटा कलेक्ट करेगा, वो जो प्रतिदर्श इकट्ठा कर रहा होगा, जो सैंपल कलेक्ट कर रहा होगा, इसका प्रभाव वहां भी दिखाई देगा। फिर जब वो डाटा का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करेगा उसका प्रभाव वहां भी दिखाई देगा। हम कहते हैं कई बार कि एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। एक बात को कई तरीके से कहने का अर्थ ही क्या होता है कि जो लेखक है वो लेखक जब अपने विचारों का समावेश उसमें कर देता है। इतिहास के बारे में आपने कई बार ये चीज पढ़ी होगी कि बातें इतिहास की पुस्तकों में एक जैसी लिखी हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं कि ये कौन है, ये मार्क्सवादी लेखक हैं। ये बात फिर शामिल हो जाती है कि भाई वो मार्क्सवादी लेखक है इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, अर्थात उन्होंने अपने लेखन में अपनी विचारधारा को शामिल किया। बात समझ पाए। तो ऐसे ही यदि शोधार्थी, यदि अनुसंधान करता किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो उसका जो ये पूर्वाग्रह होगा, एक तो वो उसके अनुसंधान कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। शिक्षक के दृष्टिकोण से सोच लीजिए, शिक्षक यदि कक्षा में आता है और वो ये मान के चले कि पीछे बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, वो पढ़ने नहीं आते, वो तो एकदम टाइम पास करने आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये शिक्षक का पूर्वाग्रह हो जाएगा। बात समझ पाए। एक काफी समय पहले एक फिल्म आई थी हिचकी, हिचकी फिल्म थी जिसमें रानी मुखर्जी एक शिक्षिका का किरदार निभाती है। उसमें क्या था कि एक क्षेत्र विशेष से आने वाले विद्यार्थी जो फेल हो जाते हैं उनको एक सेक्शन में डाल दिया गया और उनके बारे में यह धारणा बना ली गई कि ये विद्यार्थी तो पढ़ेंगे ही नहीं, ये विद्यार्थी पढ़ेंगे ही नहीं। अब ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है। बात समझ पाए, ये पूर्वाग्रह है, तो उससे जो गतिविधियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं। शोधार्थी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो शोधार्थी का जो शोध कार्य है वो उससे प्रभावित होगा। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। अब एक ये आप समझ लीजिए हाउथॉर्न प्रभाव, या आपको लिखा मिलेगा हाउथॉर्न प्रभाव, ये भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये 1924-25 से 1932 के बीच में एक अनुसंधान हुआ था। एक ये इलेक्ट्रिक वर्क्स था, एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री थी शिकागो के बाहर उसका नाम था हाउथॉर्न वर्क्स। वहां एक अनुसंधान कराया गया था, वहां एक शोध कार्य हुआ था। उस शोध कार्य में ये देखा गया था कि जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की जो उत्पादक क्षमता है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो कैसे बढ़ाई जाए, या उनकी प्रोडक्टिविटी को लेकर अनुसंधान हुआ था।
उनके लिए काम के जो उनका जो वर्क प्लेस है उसको साफ सुथरा कराया गया, काम करने के लिए जो रोशनी है वो रोशनी अधिक कर दी गई कि भाई अधिक लाइट मिले, अच्छी लाइट मिले, मतलब काम करने के लिए जो वर्क प्लेस है वहां सुविधाएं बढ़ाई गई। और फिर ये देखा गया कि ये सुविधाएं बढ़ाने के बाद इनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है या नहीं। और फिर धीरे धीरे क्या था कि ये शुरुआत में वो सुविधाएं कम थी, फिर थोड़ी सी और अधिक की गई, फिर थोड़ी सी और अधिक की गई, इस तरीके से चरणों में वो सुविधाएं बढ़ाई गई थी। तो इस शोध से क्या पता चला इस अध्ययन से क्या पता चला? इस अध्ययन से ये बात सामने आई कि वहां इससे उत्पादकता नहीं बढ़ी कि भाई उनके लिए सुविधाएं अधिक कर दी गई या रोशनी अधिक कर दी गई। जब जब हाउथॉर्न प्रभाव की बात आती है, हाउथॉर्न इफेक्ट की बात आती है, तो इसके साथ एक ही बिंदु आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है रोशनी वाला, कि कर्मचारी जो थे फैक्ट्री के, उनकी उत्पादकता इसलिए नहीं बढ़ी कि वहां केवल रोशनी अधिक कर दी गई, बल्कि इसलिए बढ़ गई कि कर्मचारी इस बात से प्रेरित हो गए कि हमारे ऊपर अध्ययन हो रहा है, हमें केंद्र में रखकर अध्ययन हो रहा है। आप इसको किसी भी कॉरपोरेट के संदर्भ में बात कर लीजिए। किसी भी कॉरपोरेट में जब आप देखेंगे जो उच्च अधिकारी है, यदि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को केंद्र में रखकर कोई कार्य करता है तो अधीनस्थ कर्मचारी अंदर से वो प्रेरणा प्राप्त करता है, वो प्रेरित होता है अपना काम करने के लिए। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो यहां भी यही हुआ। इसी को कहा जाता है कि ये क्या है, यह हाउथॉर्न प्रभाव है, हाउथॉर्न इफेक्ट है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? प्रतिभागी का पूर्वाग्रह, प्रतिभागी के पूर्वाग्रह से कुछ नहीं होगा, प्रयोगकर्ता जो उस डाटा का प्रयोग कर रहा है उसके पूर्वाग्रह से बात होगी। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह। बात आसानी से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति पत्रिका, जर्नल, सदृश प्रविष्टियां इंटरनेट पर प्रस्तुत करते हैं तो इन प्रविष्टियों को कहा जाता है। बहुत सरल सा प्रश्न है ये। जब हम अनुसंधान में आईसीटी के अनुप्रयोग देखते हैं तो वहां इसको लेकर हम पढ़ रहे होते हैं कि शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में जो आईसीटी के अनुप्रयोग हैं, जहां आप बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से एक ये है कि अब यदि कोई जर्नल है, यदि जर्नल को इंटरनेट पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसको, जैसे आप ब्लॉग जानते होंगे, हमने कक्षा में एक शब्द का प्रयोग किया था, ऑनलाइन डायरी, ऑनलाइन डायरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेबलॉग या ब्लॉग। बात समझ पाए? वीलॉग्स वाला, वी वाला नहीं, वो ध्यान रखना है। क्या ब्लॉग कह देते हैं या वेबलॉग कह दीजिए, यानी कि जब आप प्रविष्टियां इंटरनेट पर प्रस्तुत करते हैं, वहां प्रकाशित करते हैं, एक ऑनलाइन डायरी, एक डिजिटल डायरी। बात आसानी से समझ में आई होगी यहां तक की? इतना बिंदु स्पष्ट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुसंधान के प्रश्नों को लेकर, कि किस प्रकार के अनुसंधान के प्रश्न अभी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, आपने वो प्रश्नों की प्रकृति को लेकर स्पष्टता पाई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, किसी अगली इकाई के प्रश्नों को लेकर बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।